नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसकी आज ये 18वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जंतु जगत का पार्ट 3। ये एनिमल किंगडम की आज की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके पहले एनिमल किंगडम जंतु जगत से मैं 2 पार्ट पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। चलिए, बहुकोशिकीय जीव, जो बहुकोशिकीय संघ हम पढ़ रहे थे, उसका अंतिम हम संघ पढ़ रहे हैं जिसे कॉर्डेटा कहते हैं। अब कॉर्डेटा भी अपने आप में काफी बड़ा है। कॉर्डेटा का मतलब वही है कि वो कॉर्डेटा संघ का मतलब ही यही हो जाएगा कि क्या कि वो रीढ़ की हड्डी वाले जीव। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, अब हम जितने भी जीव देखेंगे उन सभी में रीढ़ की हड्डी हम लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो यह जंतु जगत का एक बड़ा समूह, सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा समूह है। बड़ा समूह तो सबसे बड़ा समूह तो आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट वर्ग आ जाता है, जिसके विस्तृत अध्ययन के लिए इन्हें पुनः 5 उपसमूह में बांटा गया है। कौन कौन से वो उपसमूह है? मत्स्य, फिश कहा जाता है जिसे उभयचर, सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, पक्षी या एविज या बर्ड भी कहा जाता है, और स्तनधारी यानी जिसे मैमल्स भी कहा जाता है। चलिए, कॉर्डेटा संघ के हम कौन कौन से, तो मत्स्य, उभयचर यानी एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला संघ हम स्टार्ट करते हैं। पहला उपसमूह हम देखते हैं, फाइलम देखते हैं, जिसका नाम क्या है? मत्स्य यानी फिश के बारे में। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीव में पढ़ रहे हैं हम। अंतिम 7वां संघ जो था, ठीक है, नवा संघ था, उस संघ में हम पढ़ रहे हैं पहला उपसमूह मत्स्य यानी फिश को पढ़ रहे हैं। चलिए, इस समूह के प्रमुख लक्षण देखते हैं। ये सभी असमतापी होते हैं। अब यहां पर पहली बार इस चीज का शब्द आया, असमतापी, या इसे ही कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड ब्लड का मतलब यहां पर कोल्ड ब्लडेड, या इसे ही ठंडे खून वाले जानवर भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि अपने शरीर का तापमान स्वयं नहीं बना सकते। क्या होता है कि पानी, अगर बाहर का पानी ठंडा हो जाता है तो इनके शरीर का तापमान भी ठंडा हो जाता है। पानी गर्म हो जाएगा तो शरीर का तापमान भी इनका गर्म हो जाएगा। मतलब आसपास के वातावरण के हिसाब से इनका शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ये अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बड़ा कम नहीं कर सकते। अब इनका हृदय 2 कोष्ठक युक्त होता है। इसका मतलब 2 ही कोष्ठक होते हैं इसके अंदर। श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है, जिसे गलफड़े भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो वो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। अंतः कंकाल देखने को मिलता है। अंतः कंकाल का मतलब क्या होता है? इनके अंदर हम लोगों को क्या होता है, जैसे अगर फिश देखी होगी तो फिश के अंदर जो कांटे होते हैं ना, वही उनकी अस्थि होती है, वही उनकी उपास्थि होती है, वही उनकी हड्डियां होती है। तो इनके अंदर हमें अंतः कंकाल देखने को मिलता है। ये जलीय जीव होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। समुद्री पानी, मीठे पानी दोनों में देखने को मिल सकते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित का मतलब क्या होता है कि पानी में, ताकि आसानी से वो आगे बढ़ सके, पानी में तैर सके, इसलिए उनका शरीर क्या होता है, उस धारा को काटने वाला बना हुआ होता है, एक स्पेशल तरीके का होता है। बाह्य कंकाल भी कुछ कुछ में होता है। ठीक है, तो बाह्य कंकाल के रूप में शल्कों के रूप में रहता है। जैसे आप लोगों ने ये फिश देखी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोगों को ये फिश का मैग डालेगा, तो इसके ऊपर ये जो इनके सल्क पाए जाते हैं, जो इन्हें पानी से भीगने से बचाते हैं, ठीक है, या पानी से अलग भी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये सभी क्या है, बाह्य कंकाल, शल्क, ये इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इन जीवों में बाह्य कर्ण नहीं होता। बाह्य कर्ण का मतलब क्या होता है कि इनके कान तो होते हैं, लेकिन कोई कान ऐसे नहीं होंगे। वो कभी देखा कि मछली के कान क्या हो गए, ऐसे कुत्ते जैसे, ये कुत्ते को जैसे कुत्तों के कान होते हैं ऐसे बड़े बड़े, नहीं, तो बाह्य कर्ण नहीं होते इनके अंदर। चलिए, इसके उदाहरण कौन कौन से? समुद्री घोड़ा, रोहू, मछलियां आदि सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो समुद्री घोड़ा, अब ये बात देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा के, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और काफी सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं
लिखा हुआ होगा कि निम्न में से कौन क्या है, मत्स्य है या मछली है। तो याद रखिए, देखिए नाम भले ही लिखा हुआ है समुद्री घोड़ा, लेकिन ये एक मछली की प्रजाति है। तो समुद्री घोड़ा एक मछली है, याद रखिएगा। जबकि रोहू तो पूरी तरीके से मछली की एक प्रजाति का नाम भी है। ठीक है, ये है रोहू मछली, जिसे भारत में काफी चाव से खाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कॉर्डेटा संघ का हम अगला पढ़ रहे हैं उभयचर, एम्फेबियंस। ठीक है, अब उभयचर का मतलब यहां पर पहले पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि उभयचर हम किसे कहते हैं। इस वर्ग के जीव जो होते हैं वो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो यानी उभयचर जीव का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे जीव हम पढ़ेंगे जो किसी पृथ्वी की सतह पर रह सकते हैं और साथ ही साथ में पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को उभयचर कहा जाता है। ये सभी असमतापी होते हैं, इसका मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले होते हैं। इनमें श्वसन जो होता है क्लोम के द्वारा भी हो सकता है, त्वचा के द्वारा हो सकता है या फेफड़े भी हो सकते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होगा उभयचर वर्गों में। इनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय देखने को मिलता है। निषेचन तथा भ्रूण का विकास जल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उभयचर जीव के जितने भी उभयचर हम जानते हैं, ये हवा में भले कितनी भी दूर चले जाए, थल में कितनी भी दूर चले जाए, लेकिन जब बच्चे देने की बात आती है तब इन्हें वापिस से जल में ही आना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज है। इन जीवों की उंगलियों में नाखून नहीं पाए जाते। इसका मतलब उंगलियां तो होती है लेकिन उनके ऊपर नाखून नहीं देखने को मिलते। इसके एग्जाम्पल है मेंढक, सालमंडेर और हाइला। चलिए देखते हैं। तो ये मेंढक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है सालमंडेर। ठीक है, थोड़ी सी छिपकली जैसा दिखता है, रेप्टाइल्स जैसा दिखता है ये। अब अगला हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में कॉर्डेटा संघ के सरीसृप यानी रेप्टाइल्स को देखते हैं। चलिए इस संघ के प्रमुख लक्षणों को भी हम जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये वास्तविक स्थलीय अकशेरुकी जंतु होते हैं। इसका मतलब वास्तविक का मतलब क्या है कि मतलब रियलिटी में स्थलीय का मतलब पूरी तरीके से स्थल में रहने वाले। खैर पानी में कभी कभार घूमने फिरने चले जाते हैं, जैसे हम लोग भी रहते तो स्थल पे ही, पानी में हम तैर सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसा नहीं हो गए कि उभयचर हो गए। ठीक है, अब कशेरुकी का मतलब इनके ऊपर काफी अच्छी तरीके से रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। इनमें मुख्यतः रेंगने वाले जीव आते हैं। तो जितने भी सरीसृप हम देखते हैं इसमें मुख्यतः रेंगने वाले जीव आते हैं। इनका हृदय 3 कोष्ठकों में बटा होता है। इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, निषेचन शरीर के अंदर होता है। इनका श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा काफी सूखी एवं खुरदुरी होती है। चलिए इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ आदि। तो ये आप लोगों ने छिपकली देखिए, ऊपर की सूखी त्वचा रहती है और बड़ी खुरदुरी जिसकी वजह से कुछ डरावने भी दिखते हैं ये जीव। ये घड़ियाल भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर कछुआ, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, सरीसृप के ही अंदर। याद रखिएगा कछुआ भी सरीसृप के अंदर आता है, ये बात आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। ठीक है, कछुआ जो है एक वो सरीसृप की प्रजाति के अंदर आता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे जो एनाकोंडा सांप है वो बच्चे को जन्म देता है, जबकि हम जो सांप को अगर जानते हैं तो आप सांप में अक्सर हमने देखा है कि वो सबसे पहले अंडे देते हैं। ठीक है, लेकिन एनाकोंडा जो सांप है वो सीधे बच्चों को जन्म देता है। किंग कोबरा जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहा जाता है, ये भी याद रखना है कि हाइड्रोफिश जो नाम है, नाम में भले फिश जुड़ा हुआ है लेकिन वो एक सरीसृप है, एक सांप का नाम है। ठीक है, जिसे संसार का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है और अभी तक इसका कोई एंटीवेनम नहीं मिल पाया है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि हाइड्रोफिश दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है, समुद्र में पाया जाता है। लेकिन क्या है कि इसके काटने की जो हमने मतलब इससे काट के जाने के लोगों की मृत्यु काफी कम होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये गहरे समुद्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां जहां तक कि इंसान की आसानी से पहुंच होती नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम। तो बहुकोशिकीय जीव कॉर्डेटा संघ में अगला संघ हम देख रहे हैं पक्षी वर्ग, जिसे एवीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके प्रमुख लक्षण हम देख लेते हैं। इनका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है या हो गया है, हो चुका है।
ठीक है, पंख होते हैं, मतलब आगे के 2 हाथ, या हम बोल सकते हैं हाथ की जगह उनके जो चलने वाले जानवरों के आगे के 2 पैर की जगह पंख हो जाते हैं। इनका हृदय जो होता है 4 कोष्ठकों का पाया जाता है। ये समतापी हो जाते हैं। अब यहाँ पर समतापी का मतलब क्या होता है कि ये इनके शरीर का तापमान अब एक फिक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर के तापमान के बढ़ने या कम होने से शरीर के अंदर का तापमान नहीं बदलता है। इनमें श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। इन जीवों में दांत नहीं होते। ठीक है, कोई दांत नहीं होता सिर्फ, जबकि उनका जो मुंह होता है वो चोंच से घिरा हुआ होता है। इनकी अस्थियां खोखली होती है। ये जीव प्रायतः घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अक्सर सभी पक्षी जो होते हैं घोंसला बनाकर रहते हैं। इनके अंडे बड़े तथा पीत युक्त होते हैं। पीत युक्त का मतलब देखिए अंडे बड़े भी होते हैं, पीत युक्त का मतलब पीला पीला सिस्टम सा इसके अंदर होता है। चलिए इसके उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता सभी को आप जानते हैं, ये सभी आप लोगों के जाने पहचाने। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है हमिंग बर्ड, जो कि संसार का जबकि संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है सूत्रबर्ड। अब देखिए हमिंग बर्ड कितना छोटा होता है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, कि जब क्या होता है कि ये एक चीटी उंगली से भी छोटा होता है। मतलब देखिए ये हाथ के सामने कितना छोटा सा जीव दिख रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा पक्षी जो होता है शुतुरमुर्ग है। ठीक है, ये शुतुरमुर्ग का डायग्राम नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। शुतुरमुर्ग आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा है कि भाई इसके वजन की वजह से अब ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, अगला क्या है, उड़ न पाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो कीवी और एमू हैं। तो ये है आपके लिए एक एग्जाम्पल कीवी का। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी आवाविल है, यानी जिसे अंग्रेजी में स्विफ्ट के नाम से, तो जो गाड़ी का नाम रखा गया ना स्विफ्ट डिजायर, वो एक्चुअली इसी को देख के रखा हुआ है। ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, तो हमारी गाड़ी भी सबसे तेज चलती है, कुछ इस तरीके से ही उनका मतलब प्रोस्पेक्टिव था देखने का। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए अब अगला समूह कॉर्डेटा समूह में स्तनधारी यानी मैमल्स को देखते हैं। इस वर्ग में वे जीव आते हैं जो पूर्ण विकसित या अपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, यानी स्तनधारी मैमल्स को कहा जाएगा। तो मैमल्स में मुख्यतः क्या होता है कि बच्चे को पैदा करने के बाद वो दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने वाले जानवरों की श्रेणी में हमने इसे रखा है। अब देखिए इसको फिर से पुनः 3 भागों में बांटा है, प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी, प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। ठीक है, अब हम स्तनधारी वर्ग में पढ़ रहे हैं, प्रोथेरिया के बारे में देखते हैं। तो प्रोथेरिया में हम पढ़ेंगे ऐसे जीव आते हैं जो पहले तो अंडे देते हैं। अब ध्यान से समझिए, प्रोथेरिया का मतलब क्या होगा कि पहले अंडे दिए, फिर अंडे में से बच्चा निकला और उस बच्चे को भी क्या कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। ठीक है, तो दूध तो मेन मैमल्स का मतलब क्या है कि दूध पिलाएंगे, स्तन होते हैं उनके, स्तन से दूध पिलाएंगे। ठीक है, लेकिन अंडे दे रहे हैं, फिर बच्चा बन रहा है और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो दूध भी पिला रहे हैं। तो इस तरीके के जीवों को हमने प्रोथेरिया के अंदर रखा है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और क्या होता है कि है ना, ये मतलब ये जब कोई इसका शिकार के लिए आता है तो ये अपने बालों को ये खड़ा कर लेता, बड़े नुकीले होते हैं ये। ठीक है, और जैसे इन्हें खतरा महसूस होता है, कोई जानवर इनकी तरफ आता है तो उनकी तरफ ये पेशाब कर देते हैं। उनके पेशाब में बहुत ही तीखी दुर्गंध होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाते हैं और शिकारी इनसे दूर रहते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब मेटाथेरिया हम देख लेते हैं। तो इस उपसमूह में वे जीव आते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अब देखिए, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देंगे, फिर उनको दूध पिलाएंगे, फिर परिपक्व होने देंगे और फिर क्या होगा, वो बच्चे अपना जीवन शुरू करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो ये कंगारू में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले अपरिपक्व बच्चे, बड़े छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं। फिर इनका जो हम बोल सकते हैं, इनके जो गर्भाशय बोल सकते हैं, या इनके अंदर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होता है,
उनके अंदर ये रहते हैं और वहीं पर दूध पीते हैं। काफी तकरीबन 14 महीनों तक इसी के अंदर दूध पीते हैं। हालांकि कुछ कुछ समय के लिए थोड़ी देर बाहर आते हैं, घूम फिर के वापस अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से ये 14 महीने तक माँ का दूध पीते हैं और विकसित होने के बाद इसमें से बाहर निकलते हैं। ठीक है। अब जबकि यूथेरिया के अंदर क्या आ जाएगा, तो इस उपसमूह में वे जीव आते हैं जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल तो है इंसान, मनुष्यों का। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि, ये सभी यूथेरिया के एग्जांपल है। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब यूथेरिया के प्रमुख लक्षण हम देख लेते हैं। तो यूथेरिया, क्योंकि इसी के अंदर क्या आ जाता है, मनुष्य आ जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो इनके शरीर में रोम या बाल पाए जाते हैं। तो हम देखें, जैसे बंदर की बात कर ले तो उनके शरीर पे बाल पाए जाएंगे। मनुष्यों के बालों पे बाल या इसे रोम भी कहा जाता है, छोटे छोटे बालों को रोम कहा जाता है। त्वचा पर श्वेत का मतलब पसीने वाली ग्रंथि और तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। तो इनसे पसीना भी निकलता है, तेल भी निकलता है। तेल इसलिए निकलता है ताकि देखिए क्या होता है, जैसे एक इंसान की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये इंसान का मैंने हाथ बनाया है, तो इस हाथ में क्या होगा कि यहां से ये पसीना भी निकलता है और पसीना निकलने के बाद क्या होता है कि यहीं से तेल जैसा पदार्थ तो वो पूरी त्वचा के ऊपर इकट्ठा हो जाता है ताकि अंदर का अमूल्य जल को बाहर निकलने से रोका जा सके। ठीक है, इसलिए ये चीजें होती है। साथ ही साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। इनका हृदय 4 कोष्ठकों वाला होता है, 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते हैं इनके अंदर। इन जीवों में लाल रक्त कर्णिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात स्पेशली याद रखना है। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, ऊंट और लेमा को छोड़कर। ठीक है, अब इन सभी में तंत्रिका तंत्र जो होता है पूर्ण विकसित होता है, इसीलिए हम काफी अच्छे से, काफी तेजी से रिफ्लेक्स कर पाते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो आज के इस लेक्चर के साथ ही हमारा पूरा जंतु जगत भी कंप्लीट होता है। तो जंतु जगत को हमने पूरे 3 पार्ट में स्टडी की है। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ में हमारे चैनल एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।